बच्चों, मैंने कल आपको मुस्लिमों में विवाह का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया, इस पर मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था कि पहले पूर्व इस्लामिक समाज में क्या था, विवाह का स्वरूप कैसा था। अनलिमिटेड पॉलीगेमी थी, तो लिमिटेड पॉलीगेमी कैसे आई, 4 तक पत्नियों का जो नियम है ये कैसे अस्तित्व में आया और कैसे वर्तमान पोजीशन क्या है। मुस्लिमों में निकाह कहते किसको हैं, मुस्लिम विवाह की परिभाषा मैंने संक्षेप में बताई थी। और आज एक अहम मुद्दा है, अहम बिंदु है इस संदर्भ में कि मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है। मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि मुस्लिमों में विवाह विधिक दृष्टि से यदि विचार करें तो वो जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल संविदा है। तो लेकिन बस इतना ही जान लेने से काम नहीं चलेगा। जैसे हिंदुओं में विवाह की प्रकृति जानना जरूरी होता है, उसको भी मैं डिस्कस इसलिए करूँगा क्योंकि BA LLB में जो पढ़ाया जाता है, जैसे आप लोगों में है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिंदू लॉ पढ़ा, सेकेंड सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ पढ़ा, लेकिन जो BA LLB के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाई जाती है। जैसे मैरिज है तो कंपैरेटिव स्टडी, हिंदू लॉ में क्या है मैरिज की स्थिति, मुस्लिम लॉ में क्या है, तो इस तरह से कंपैरेटिव उनका अलग नहीं कि हिंदू लॉ पहले पढ़ लिया तब मुस्लिम लॉ पढ़ा, दोनों लॉ एक साथ पढ़ते हैं। तो हम जो लेक्चर देंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसा कंबाइंड बना के मैं दे दूंगा कि BA LLB के लड़के भी, बच्चे भी हमारे जो है बेनिफिटेड स्टूडेंट्स जो हैं बेनिफिटेड हों। तो अभी तो आज मैं आपको बता रहा हूँ मुस्लिम विवाह की प्रकृति। मुस्लिम विवाह की प्रकृति को 3 दृष्टियों से विचारण में हम ले सकते हैं। पहला दृष्टिकोण है विधिक दृष्टि, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल एस्पेक्ट। यदि मैं लीगल एस्पेक्ट की बात करूं तो मुस्लिमों में विवाह एक सिविल संविदा है। क्यों सिविल संविदा है, इतना कह देने से नहीं कि सिविल संविदा क्यों है। एक विधिमान संविदा के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं पहले जान लीजिए। पहले तो ऑफर हो, उसका एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, ये सब कुछ चीज़ें फॉर्मल चीज़ें जो कि जिनके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार उसमें होता निकाह कबूल, तो ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है। निकाह कबूल, इजाब कबूल, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ। और कंसिडरेशन जैसे प्रतिफल के बिना जो है संविदा नहीं हो सकती, प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। आप लोग सेक्शन 25 में पढ़ते होंगे। प्रतिफल होना चाहिए, प्रतिफल कम है या ज़्यादा है ये मटेरियल, प्रतिफल ऐसा हो जिसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 25 में कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। मुस्लिमों में विवाह में भी प्रतिफल अगर माना जाए तो उसको मेहर को मान सकते हैं, मेहर को प्रतिफल मान सकते हैं। तो इस प्रकार देखें। और उसके अलावा जब वहाँ पर देखिए संविदा का भंग होता है तो रेमेडी मिलती है पीड़ित पक्षकार को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यदि कोई पक्षकार संविदा के अंतर्गत उत्पन्न हुए अपने दायित्वों का उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, तो अगले पक्षकार जो सफरर होता है उसको रेमेडी मिलती है। और रेमेडी का उल्लेख सेक्शन 73 से 75 तक में किया गया, आप लोग पढ़े होंगे। उसमें 2 प्रकार के डैमेजेज मिलते हैं। ज़्यादातर मामलों में लिक्विडेटेड डैमेजेज का कॉन्सेप्ट है, निश्चित नुकसानी। अब यदि नुकसानी की राशि पक्षकारों ने संविदा सृजन के समय तय नहीं की है तब न्यायालय देता है, तो वो होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेज। तो बात के तथ्यों परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसके लिए तमाम और उसका मापदंड है, वो डिटेलिंग करने की चीज़ आप नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेहर को हम मान लें प्रतिफल है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है, यहाँ पर यदि ब्रीच ऑफ मैरिज हुआ, मतलब यदि विवाह के पक्षकार पति पत्नी एक ही छत के नीचे पति पत्नी के रूप में नहीं रह पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है, उसमें जो है पति या पत्नी तलाक विवाह विच्छेद की याचिका डाल सकते हैं। तो इस दृष्टि से यदि लीगल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए विचार करें तो मुस्लिमों में विवाह सिविल संविदा है। लेकिन इसके अलावा और भी 2 एस्पेक्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बताने की चीज़ है। पहले दूसरा एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट। ये केवल
सिविल संविदा ही नहीं है, इट इज इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, यू मस्ट नो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और तमाम सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति ये संस्था करती है। इसमें पहला चीज़ बताने का ये है कि इसमें जो मेहर दिया जाता है, मेहर की धनराशि जैसे हिंदुओं में होता है दहेज, दहेज लड़की पक्ष वाला लड़के को देता है। हालांकि दहेज देना और लेना दोनों अपराध है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, फिर भी दिया लड़की वाला देता है और लड़का वाला लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर मेहर जो है लड़की पक्ष द्वारा नहीं दी जाती है राशि, ये लड़के पक्ष द्वारा दी जाती है। लड़की को विवाह के समय या देने का वचन दिया जाता है, किस रूप में? एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज वाइफ, इट इज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज वाइफ। यह राशि उन दिनों के लिए होती है जैसे उसमें तलाक देने का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है मुस्लिम को, आप जानते हैं, जब तलाक दे करके ख़त्म कर दे रिश्ता, तो वो जो राशि है वो उसके उस कठिन दिनों में वो काम आती है। तो सम्मान स्वरूप ये पति द्वारा पत्नी को एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ये राशि प्रदान की जाती है। मेहर हो गया। दूसरा मैं पॉइंट इसमें बताना चाहता हूँ सोशल एस्पेक्ट का ही, कि देखिए वहाँ पर संविदा तो एक व्यक्ति हजारों कर सकता है, सैकड़ों कर सकता है, हजारों कर सकता है, लेकिन विवाह की भी सीमा है ना। लिमिटेड पॉलीगेमी का नियम है, मैंने आपको बताया था। एक मुस्लिम 4 तक विवाह कर सकता है, लेकिन संविदा अनगिनत कर सकता है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर देखिए कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं है संविदा के मामले में। सगा भाई बहन है, संविदा हो जाएगी। लेकिन हालांकि मुस्लिम लॉ में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की सीमा बहुत संकुचित है, केवल सगे का विरवाज है। सगा भाई बहन है, शादी नहीं होगी, लेकिन है तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, लेकिन सगे भाई बहन के बीच जो है संविदा हो सकती है। इसके अलावा मोहम्मद साहब का सुन्ना है ये विवाह, मोहम्मद साहब का मुस्लिमों में विवाह या निकाह जिसको कहते हैं, मोहम्मद साहब का सुन्ना मीन्स परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने कहा है कि यदि अकारण कोई मुस्लिम अविवाहित रह जाता है तो मेरी कम्युनिटी में नहीं है। ए पर्सन हु डज नॉट मैरी विदाउट एनी रीजनेबल काज इज नॉट विद इन माई कम्युनिटी। तो इस प्रकार इस दृष्टि से विचार करें तो ये केवल जो है सिविल संविदा ही नहीं, इट इज इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन विच सर्व इम्पॉर्टेंट सोशल पर्पज। और सोशल पर्पज क्या है? मुस्लिमों में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दयनीय होती है, तो उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये निकाह जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सोशल एस्पेक्ट हो गया। पहला एस्पेक्ट मैंने लीगल एस्पेक्ट बता दिया, दूसरा एस्पेक्ट मैंने सोशल एस्पेक्ट बता दिया, लेकिन एक तीसरा एस्पेक्ट भी है, उस पर भी विचार करना जरूरी है, वो है रिलीजियस एस्पेक्ट। पहला लीगल एस्पेक्ट, दूसरा सोशल एस्पेक्ट, दोनों को मैंने ब्रीफ में डिस्कस कर दिया, समय कम रहता है। तीसरा एस्पेक्ट है आपका रिलीजियस एस्पेक्ट। रिलीजियस एस्पेक्ट में ये है कि देखिए कुरान, जैसे हम लोगों के यहाँ वेद हैं, श्रुति को ही वेद कहते हैं। वेद 4 हैं हिंदुओं में, जैसे हिंदू लॉ में, हिंदुओं की बात यदि मैं बात करूं, 4 वेद हैं। वेदों में क्या है? देववाणी है, देवताओं की वाणी है। श्रुति किसको कहते हैं? देवताओं की वह वाणी जो हमारे वैदिक ऋषियों मुनियों ने सुनी और जनसामान्य में उसका प्रसार किया, क्योंकि माना जाता है कि हमारे वैदिक ऋषियों मुनियों का आध्यात्मिक लेवल इतना हाई था कि वो सीधे जो है ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कर लेते थे। ईश्वर की वह वाणी जो हमारे वैदिक ऋषियों मुनियों ने सुनी और जनसामान्य में उसको प्रसारित किया, वही श्रुति है, उसी को वेद कहते हैं। उसी प्रकार कुरान में भी जो है अल्लाह की जो है वाणी है, अल्लाह कहिए या गॉड कहिए, एक ही है। तो इट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स ऑफ गॉड, जो कुरान है। कुरान में स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी जो सक्षम मुस्लिम है उसे अपने मनपसंद की लड़की से विवाह
करना चाहिए, ये निर्देश है। अकारण उसे जो है विवाहित, यदि कोई कारण है तो समझ में आएगा, लेकिन अकारण अविवाहित रह जाएगा तो मोहम्मद साहब कहते हो हमारी कम्युनिटी से बाहर है। तो ये रिलीजियस नेसेसिटी है। दूसरी बात इसमें बताने की है, जो मुस्लिम आस्था विश्वास में है कि जो व्यक्ति विवाह कर लेता है वो अपने आधे धर्म का पालन ऑलरेडी कर लेता है। जो व्यक्ति विवाह कर लेता है, निकाह कर लेता है, वो माना जाता है कि अपने आधे धर्म का पालन कर लिया। इसके अलावा तीसरी बात भी है कि जो व्यक्ति विवाहित होता है उस माना जाता है मुस्लिम आस्था विश्वास में कि उसका आध्यात्मिक लेवल, उसका धार्मिक दृष्टि से स्तर अविवाहित व्यक्ति की अपेक्षा 25 गुना ज़्यादा होता है। तो ये एस्पेक्ट है कि अकारण अविवाहित न रह जाए, ये धार्मिक, ये आपका जो है रिलीजियस नेसेसिटी है। इसी कारण जस्टिस सुलेमान साहब ऑब्जर्वेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में, एक लाइन में उन्होंने बताया है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज अंडर मुस्लिम among Muslim is also important religious sacrament। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेक्रामेंट भी है, केवल ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेक्रामेंट है। ये इसका धार्मिक पहलू हो गया। अब निष्कर्ष रूप में यदि देखें तो मुस्लिम विवाह की प्रकृति को अब एनालाइज करें, तो यदि एनालाइज करें तो यदि फॉर्म की बात करें, अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस और फॉर्म में तो देखने में लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो ये जो है सिविल संविदा है। लेकिन इसका दो एस्पेक्ट और है, सोशियो रिलीजियस। इन एसेंस इट्स नेचर इज सोशियो रिलीजियस। इट इज इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज रिक्वायर्ड रिलीजियस सेक्रामेंट। आवश्यक जरूरी रिलीजियस सेक्रामेंट भी है, आवश्यकता भी है, और एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। तो यदि तीनों एस्पेक्ट को मिला करके करें तो ये निष्कर्ष निकलता है। केवल एक ही एस्पेक्ट को बता देने से ये सिविल संविदा है, ये सिविल संविदा ही नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, साथ साथ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस नेसेसिटी भी है मुस्लिमों में विवाह। और कल मैं जो है यही एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, हिंदू में हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है। आज मैंने आपको बता दिया मुस्लिम विवाह की प्रकृति, कल मैं डिस्कस करूंगा हिंदू विवाह की प्रकृति, क्योंकि हमारे BA LLB के स्टूडेंट्स भी हैं जहां पर कंपैरेटिव स्टडी कराई जाती है। इसमें हिंदू और मुस्लिम, जैसे मैरिज है तो हिंदू मैरिज अंडर हिंदू लॉ, मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक।